हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 15/10/2022 की प्रथम पाली में आए हुए पेट के पेपर के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। 28 और 29 अक्टूबर 2023 में आपका पेट का पेपर निर्धारित है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग में। तो दोस्तों, तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण युग में किया गया था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता, ताम्र पाषाण युग, इनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में बनने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था। कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो आपको चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक जो हैं उन्हें देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। कई स्तूपों में उनका इस नाम से उल्लेख किया गया है। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम निम्नलिखित में से किसके समय में मशहूर हुआ करता था या लोकप्रिय हुआ करता था? तो दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में जो है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम हुआ करता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1600 ईस्वी में जो है भारत में अकबर का शासन हुआ करता था, क्योंकि अकबर का जो शासन था वो आपका 1556 से लेकर के 1605 तक था। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगलों का शासन था और उस समय राजा कौन था? अकबर था। आगे बढ़ते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरह से एक चुपको आंदोलन भी है। तो जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उनके बारे में पढ़ना आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ओके। इसी तरह दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो जो भी आंदोलन थे उनको केवल पुरुषों तक ना सीमित रखा जाए बल्कि महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाए, इसके लिए गांधी जी ने ये जिम्मेदारी जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय को सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली जो है अभिव्यक्ति किसके साथ हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो है विदेशी क्रांतियों में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इनके बारे में भी आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल मिला जिला के 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने हैं। प्रथम युद्ध का नारा प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो दोस्तों, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत में है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो है कुल ऊंचाई 8,850 मीटर हो जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अब भूगोल के हैं। भूगोल के कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय कितना आगे है? तो जो भारत का समय है दोस्तों, वो ग्रीनविच टाइम से कुल मिला जुला कर 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता। तो दोस्तों, पानी की उपलब्धता आर्थिक कारक नहीं है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने की। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि
ये सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है और ये बिहार में काफ़ी मात्रा में तबाही मचाती है, तो इसलिए इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग से क्वेश्चन निर्धारित होता है, तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको अंतिम रूप देने का कार्य करता था। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी, तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है, तो प्रारंभिक चरणों में दोस्तों आर्थिक गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राथमिक गतिविधियां में कृषि, मत्स्य पालन ये सभी आते हैं। द्वितीयक में आपका विनिर्माण आता है और तृतीयक में आपका सेवा से संबंधित क्षेत्र आता है। तो दोस्तों इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो दोस्तों ऑप्शन, जब आप वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ये जितने भी ऑप्शंस थे सभी थे, ठीक है। तो हरित क्रांति जो है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो दोस्तों सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जो है ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है आपका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैधानिक निगम। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जो आपका अनुच्छेद है वो है 124। आगे आते हैं दोस्तों। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों तारों का रंग उनके तापमान के बारे में बताता है कि उनका तापमान कितना होगा, ये उनका रंग बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें आपका CO2, मीथेन आदि गैसें आती हैं दोस्तों। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो दोस्तों न्यूमोनिया जो है फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा जो है आपका नायलॉन नहीं है, ये सिंथेटिक रेशा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथ के आपके क्वेश्चन थे, तो मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं, तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करने को कहा है और फिर आपको इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है दोस्तों, ठीक है। आगे है यहाँ पे मैथ का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें जो है A², B² C² इस तरह से जो है स्क्वायर के रूप में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि केवल पॉइंट के रूप में दिया गया है, कि जैसे यहाँ पे पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद लगा है और नीचे पॉइंट जो है आपका कितने अंकों के बाद लगा है, कुल 3 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप पॉइंट हटा करके जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% जो है समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इस तरह से आप इनमें से उन लोगों को लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे आप 10 लिखते हैं जो आपका पढ़ने वाले हो जाते हैं। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते। तो 10% व्यक्ति जो है दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं आपका,
40% समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। तो 40% ऐसे हैं जो एक्स पढ़ते हैं, तो 40 में से आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 30 लिख देना है। और उसके बाद जो है कितने लोग जो हैं दोनों यहाँ पे है कि 50% जो है क्या पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है दोस्तों, 50, और ये 10 चूँकि आप यहाँ पे लिख चुके हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 40। तो 40 और 30 और 10 ये आपका हो जाता है 80%, यानी 80% लोग कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। तो पांचवा परिणाम निकालने के लिए आप जानते हैं औसत कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग किया जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, n, अर्थात कितनी संख्याएं वहाँ पे दी गई हैं। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 50। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है रूट में। तो रूट में जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो आपको इस रूट निकालने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 77.44 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे 77 है, तो ऐसे दो नंबर्स को चूज करेंगे जिनके सेम नंबर में मल्टीप्लाई में ये आता हो। तो आप ले सकते हैं 8 8 जा 64, यहाँ पे आप लिखेंगे 16, और यहाँ पे इस जहाँ ऐड करते हैं और यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपका 3 बचता है और यहाँ पे आपका 1 बचता है। अब आपको कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं कि आपका ये आ जाए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पता है या तो आपका 4 है, अगर ये तो आपका या तो आप यहाँ पे 8 लेंगे तब आएगा, या तो आप यहाँ पे 2 लेंगे तो आएगा। तो हम यहाँ पे 2 लेकर देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इससे आपका नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे 8 लेकर के चेक कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और 13, यानी कि आप ये किसका स्क्वायर रूट है, ये आपका स्क्वायर रूट है 8.8 का। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जा रहा है दोस्तों, वो हो जा रहा है 14 पॉइंट। तो आप स्क्वायर रूट दोनों का निकाल करके उनको ऐड कर सकते हैं। महर्षि का शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन ऋषि। ओके दोस्तों, तो संधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संधि जो है सिलेबस का है। और यहाँ पे अर्थभेद सही नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे अवलंब से अविलंब, अधर से विलोकित, ये आपका जो अर्थभेद है वो गलत है। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपके 2 ऑप्शन ये सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे जिसमें से एक अलग रहेगा। तो 3 आपको समान छांटने थे, जिसमें से पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये आपके क्या है, समान है। बाकी एक जो है वो ऑड होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म जैसे नूतन का होता है पुरातन। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, उनको आप गलत टिक कर देंगे। तो आपका राइट आंसर था नूतन का पुरातन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ख्याली पुलाव पकाना। तो ख्याली पुलाव पकाना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना। मतलब ख्याली पुलाव पकाना मतलब ऐसी बातों की कल्पना करना जो संभव ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन पे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पास टाइम मतलब उतना भी नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टाइम होता है कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो है यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, व्हाट कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। क्या वो आउटडोर टाइप का था, मतलब घूमना फिरना पसंद करता था। तो आपका राइट आंसर था यहाँ पे नो। दूसरा है वाई वेयर द स्क्वेड्स कलेक्टेड। स्क्वेड्स को क्यों कलेक्ट किया जा रहा था, तो फॉर बॉथिंग, ये आपका वक्त में दिया हुआ था। गिवन सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। तो इसके लिए तो आपको देखने की जरूरत, पार्शियल मतलब होता है थोड़ा, यानी इनकम्प्लीट। चूज द करेंट इंटोनिम। डिसअपॉइंट का मतलब डिसअपॉइंट मिस होता है निराश होना, तो सेटिस्फाई मिस होता है संतुष्ट होना। ओके दोस्तों। गिव वन वर्ड। तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंप्लाइनिंग डिक्शनरी। तो जो लोग डिक्शनरी को लिखने का कार्य करते हैं दोस्तों, उनको उस प्रक्रिया को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं और उस व्यक्ति को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ओके। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला ने उनसे किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये पत्नी है उनकी। आप इसको डायग्राम बना के कर सकते हैं। एक पीढ़ी को यहाँ रखिए, दूसरी पीढ़ी को यहाँ रखिए। असंगत कैसे। तो असंगत यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, लेकिन 100 जो है किसी का क्यूब नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। ओके। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। करना है कि
1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो आप ट्रिक के माध्यम से या मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों एक और तरीका होता है ये करने का, जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल ईयर होता है तो साल में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2006 में अगर आपका रविवार था, संडे था, तो 2007 में आपका मंडे होगा, ठीक है। 2008 में आपका एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन 8 आपका क्या है, लीप ईयर है, इसलिए 2009 में आपका एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन बढ़ेगा, तो ट्यूसडे के बाद आपका आ जाएगा थर्सडे। और फिर ये आपका नॉर्मल ईयर है, इसलिए जब 10 में आप जाएंगे तो आपका फिर से आ जाएगा फ्राइडे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन में दिए गए कुछ कथन हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। सभी किताबें पेपर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सभी किताबें, यहाँ पे किताबें लिख लीजिए, वो क्या है, आपका पेपर है। उसके बाद कुछ पेपर आपका क्या है, तो कुछ किताबें अब से आप देख लेते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पे सभी किताबें आपका क्या है, पेपर है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पेपर आपका जर्नल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और कुछ जनरल क्या है, आपका कैलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए कि कुछ जनरल किताबें हैं, ठीक है। कुछ जनरल क्या है, किताबें हैं। तो कुछ जनरल किताबें हैं कि नहीं है, इसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, ठीक है। कुछ कैलेंडर क्या है, आपका पेपर है। तो कुछ कैलेंडर और पेपर के बारे में भी हम श्योर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कुछ किताबें क्या है, जर्नल हैं। कुछ किताबें आपका क्या है, जनरल हैं, इनका भी आपको कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो सिलोजिज्म को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल को अगर RPN LBM लिखा गया है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल को की कोडिंग किस तरह से की गई है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या आपका कोडिंग किया गया है, RPN, ठीक है दोस्तों। और आपका है LBM। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का और यहाँ का वर्ड सेम है और यहाँ वर्ड एक बढ़ा दिया गया है। यहाँ का वर्ड सेम है और यहाँ का वर्ड एक बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से कोडिंग की गई है। तो आपका गैदर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैदर का कोड क्या होगा। G यहाँ पर सेम रहेगा, T यहाँ पे सेम रहेगा, A से B हो जाएगा, H यहाँ सेम रहेगा, R यहाँ सेम रहेगा और E से F हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा TBGRFH। ओके। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग को आप आराम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो सेशन है वो यहाँ पे है आपका करंट अफेयर्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पता नहीं चलते कि कहाँ से आ रहे हैं। तो इसको आप अगर पूरे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो दोस्तों इजराइल के वैज्ञानिकों ने वो कृत्रिम भ्रूण पहला तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया? तो दोस्तों गुजरात में, उस राइट आंसर हो गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान किया है? तो दोस्तों किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना ने किया है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो पहली अंडर वाटर जो ट्रेन है वो दोस्तों कोलकाता में चलाई गई। अगला है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों उसका नाम था स्काईलाइट। निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसलिए ये जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ की नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गोवा। तो पहला से प्रथम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रथम राज्य कौन सा है, प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? दोस्तों यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश आपके हो जाते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार और आपका हो जाएगा भूटान। 2 देश जो हैं आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिनमें आज आपका हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो कि अब यहाँ पे देशों की मुद्रा से क्वेश्चन पूछा गया है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, सारे देशों की राजधानी और मुद्रा को आप पढ़ लीजिएगा। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत की भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताए। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सबसे पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। 1956 में ये इस राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु आपकी है 25 वर्ष दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस दिन को क्या मनाया जाता है महत्वपूर्ण दिवस। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप, जो कि किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है और ये आपका कहाँ पड़ेगा? असम में। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसके बाद आपका आ जाता है हिंदी में आपको एक मिलेगा, पूरा का पूरा एक गद्यांश मिल जाएगा या आपको पद्यांश मिल सकता है। उसमें से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसके आधार पे आप आंसर्स लगा सकते हैं। उन्हीं में से रहता है, कुछ खास कठिन नहीं रहता। कुछ विलोम शब्द, कुछ पर्यायवाची आपको अगर पता है और आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसको पूरी अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही गिने जा सकते हैं। ये भी आपका उस पैराग्राफ में मिल जाएगा। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर व्यवहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो आप ये देखेंगे कि सबसे उचित रूप से उसमें जो है क्या, किस पे वो फोकस किया गया है, तो शीर्षक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे था आपका साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। दूसरा है आपका एक और यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, सत्य की आराधना भक्ति और भक्ति सिर पर हथेली लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये आपका दूसरा गद्यांश दिया हुआ था, इसमें से आपको क्वेश्चंस करने थे। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना भी तंग भी है, इसीलिए इसे अस्सी यानी तलवार पर चलने जैसा बताया गया है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा जो भी आपके 4 दिए हुए थे। आप बस पैराग्राफ को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा? चिरस्थायी में होता है जो हमेशा चले, तो उसका अपोजिट देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द की जरूरत पड़ी है। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक सत्य की तलाश की जानी चाहिए। इसके बाद आपका टेबल आता है, तो टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मैथ के लिए थोड़ा अच्छा खासा टाइम बचा के रखें ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। इस अवधि के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेतन, ईंधन, बोनस, ऋणों पर ब्याज कर जैसे कुछ टेबल दिए गए हैं
और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ब्याज दिया हुआ है और ब्याज यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो ब्याज जितने भी हैं आप ब्याज को जोड़ने के बाद जो है उनको कितने हैं, टोटल 5 ईयर का दिया हुआ है तो आप 5 से भाग दे देंगे तो आपको औसत राशि पता चल जाएगी। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप ये कैसे निकालोगे, तो कह रहा है कि भुगतान की गई बोनस की राशि, तो बोनस की राशि को आप जोड़ लीजिए। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, तो वेतन की कुल राशि को नीचे आप लिख दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करके आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल मदों का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2011 के सभी डेटा को आप जोड़िए, ऊपर लिखिए 2015 के सभी डेटा को नीचे लिखिए, गुणे में 100 कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे का लिखा रहता है उसको आप हमेशा नीचे लिखिएगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो इसमें आपको 2013 के सभी मदों को क्या करना है, ऐड करना है। सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच कितने लगभग अनुपात कितना है। तो आप यहाँ पे सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर और परिवहन पर कुल व्यय दोनों को लिख करके और यहाँ पे अनुपात का साइन लगा करके जितना भी आप पॉसिबल उसको काट दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपके पास एक और तालिका दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, स्क्विड और 10 लीटर, 12 लीटर, 25 लीटर, 20 लीटर इस तरह से कितने घंटे कौन सी दूरी करती है। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन आपका, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का क्या अनुपात है। तो ऑल्टो और टियागो दोनों दोनों के आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ऑल्टो का जोड़ लीजिए। ठीक है, औसत गति का अनुपात कितने दिनों का, 10 दिनों के अंदर। ठीक है, तो सबको जोड़ने के बाद दोनों की औसत गति निकाली, औसत निकालना आपको मैंने बताया, उसके बाद आप उसको कट करके इस तरह से अनुपात निकाल सकते हैं। ऑल्टो और क्विड द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 23 किलोमीटर थी तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य समय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको टाइम स्पीड को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर था 0 आवर। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा अपनी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में किए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा औसत गति 990 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए समय से अनुपात निकालिए। तो इसके लिए आपको समय बराबर दूरी क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। आपका राइट आंसर था 56 और अनुपात 99। अगला क्वेश्चन है, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी द्वारा 150 और 300 घंटे में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर था दोस्तों यहाँ पे 61 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे समय, दूरी और चाल एक लेसन है मैथ में, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा जिससे आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आप दूरी देख सकते हैं 18:25 आया हुआ है। अगला आपको इस तरह से कुछ ग्राफ दिए रहेंगे, आपको ग्राफ एनालिसिस करने आना चाहिए कि यहाँ पे आप देख, दो ग्राफ दिया गया है। पहला है कंपनी में शामिल हुए कर्मचारियों की संख्या रिप्रेजेंट करता है और जो गाढ़ा वाला ग्राफ है वो कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो हल्का वाला ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को के बारे में आपको यहाँ नीचे दिया रहेगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कितनी संख्या थी। 2003 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2003 है। इस 2003 के दौरान यहाँ पे कुल कितने कर्मचारी कार्य करते थे, तो प्रारंभिक संख्या आपकी कितनी है, 5000 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 2003 में कितने कर्मचारी आपके यहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो 2003 में यहाँ आप देख रहे हैं कि 500 शुरू में क्या हो रहे हैं, कर्मचारियों में शामिल हो रहे हैं, 400 छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ 600 शामिल हो रहे हैं, 450 छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से जो है आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू में कितने लोगों ने छोड़ा। शुरू में आपका 400 लोगों ने छोड़ा जबकि 500 लोग क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। फिर अगले साल आपका 600 लोगों ने छोड़ा और 450 लोग आपका क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं।
फिर 2003 में आपका जो छोड़ने वाले लोगों की संख्या है वो 550 है, और जो ज्वाइन होने वाले लोगों की संख्या है वो 600। तो आप देखोगे कि ये पूरा बैलेंस हो गया, और फिर से 2003 में जो आपकी कंपनी की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 5000 हो गई है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी द्वारा छोड़े गए की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिकतम है? तो आप गैप देखोगे कि किसमें गैप सबसे ज़्यादा है, उस गैप को आप निकालेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। तो 2002 में आप गैप देख सकते हैं कि 600 और 450 है। तो आप इसको निकालोगे कैसे, तो कितने लोगों ने छोड़ा है बटे में कितने लोग थे गुणे में 100 कर दोगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 2002 से 2003 तक कंपनी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2002 में कितने कर्मचारी थे, मान लीजिए आपके 4000 रहे हों, और वो आपके कितने हो जा रहे हैं, आपकी जो है 3500 हो जा रहे हैं, तो कितने कम हुए, 500 कम हुए, बटे में शुरू में कितने थे गुणे में 100 कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर जो आया है 1% आया है। 2003 में कंपनी में करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2003 में कितने लोग काम करते थे, 2006 में कितने लोग काम करते हैं, गुणे में 100 कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो न्यूनतम संख्या यानी सबसे कम कर्मचारियों ने छोड़ा हो और सबसे अधिक कर्मचारियों ने छोड़ा हो, दोनों का अनुपात निकालना है। तो आप कट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक आपका इस तरह से ग्राफ दिया गया है जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं या दंड आलेख कहते हैं। तो ये उत्पादन और खिलौने के उत्पादन के से रिलेटेड है। 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20%। कैसे निकालोगे, 2013 में कितना है और 2014 में कितना हो गया, शुरू में कितना था, कितने की गिरावट आ गई, ऊपर लिखिएगा, गुणे में आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो आप क्या करोगे, 2015-16 का औसत उत्पादन निकाल लोगे, 2012 और 17 का औसत उत्पादन निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका क्या है, ये सेम है। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू करिएगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? तो ये आप आसानी से, ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, कितनी वृद्धि हुई, शुरू में कितना था, गुणे में 100 कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट के कुछ दो क्वेश्चन है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो करना आसान रहेगा, क्योंकि दो ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से इसमें कितना वृद्धि हुआ, यहाँ से कितना वृद्धि हुआ, तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज एक एक करके चेक करते रहेंगे तो आपको काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के दौरान उत्पादन से अधिक था? तो दोस्तों दिए गए देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, और जो है हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।